हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित की गई बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। दोस्तों, इस बुक में टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मॉडल सेट 12 तक काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट 13 को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यदि हमारा 12 तक का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। मार्ले यहाँ पे थे विदेश सचिव और मिंटो थे वायसराय। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि संविधान की विशेषता और उनके स्रोतों में से कौन सही सुमिलित है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 ये सही सुमिलित है। 3 में है सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। और 4 में है समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। और 1 नंबर में है विधि का शासन, ये अमेरिका के संविधान से नहीं बल्कि ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और 2 में है राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, ये कनाडाई संविधान से नहीं बल्कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो आइए सुमिलित करते हैं। 1 में कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। 2 में कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, एकदम सही है। और 3 में कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76, बिल्कुल करेक्ट है। और 4 में कह रहा है कि संसद का शस्त्रावसान तथा भंग करना या फिर विघटन करना आर्टिकल 85 के तहत, एकदम बिल्कुल करेक्ट है सभी के सभी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में अधिकतम सीटें हो सकती है 500 और न्यूनतम सीटें हो सकती है 40। लेकिन अपवाद में कई राज्यों में 40 सीटें हैं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी 500 और न्यूनतम हो जाएगी 60। ठीक है, लेकिन अपवाद में कई राज्यों में 40 सीटें हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ए देख रहे हैं, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? तो ए ऑप्शन में कह रहा है कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, बिल्कुल करेक्ट है। बी में कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं सी और डी में क्या कह रहा है। सी और डी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है कि चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करते हैं, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों या फिर 6 में कह ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। तो यहाँ पे 62 वर्ष नहीं बल्कि 65 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा टफ प्रैक्टिस सेट है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन इसको आप भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आपको कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 109 के तहत क्या है आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समितियाँ केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दूसरी अनुसूची या विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के लिए और भत्ते के लिए है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी अनुसूची है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, बिल्कुल करेक्ट है। चौथी अनुसूची है विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, बिल्कुल करेक्ट है। अनुसूची 5वीं में कह रही है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये गलत है। ये अनुसूची 5 में नहीं बल्कि 6 में होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है प्रश्न नंबर 9 कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देंगे, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को ही अपना त्याग पत्र देंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधि ऐतिहासिक युग से। यानी यहाँ पे साक्ष्य मिला तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में एक सुमिलित करना है, एक तरफ नदियाँ दी गई है और दूसरा तरफ उसके आधुनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम सुमिलित करते हैं। देखिए, कुंभा नदी, इसका नाम हो जाएगा कुंभा का काबुल। पुरुषनी, पुरुषनी का हो जाएगा रावी। सदानीरा, गंडक का हो जाएगा सदानीरा। और सतुद्री, सतलज का हो जाएगा सतुद्री। ठीक है, यहाँ पे आप मिलान कर लेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मिलिंद पन्हो, नागसेन, बिल्कुल करेक्ट है। मालविका अग्निमित्र, नागार्जुन, एकदम सही है। और अभिधम कोश या वसु बंधु, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे डी में कह रहा है आपको विशुद्धि मग्ध, ये अश्वघोष नहीं बल्कि बुद्ध घोष होगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी का। आइए हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। प्रश्न नंबर 15, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर और आउटरम ने। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्यों माना है, क्योंकि इन्होंने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ला करके और मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन किया था। ये प्रश्न आपको अब 1 नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, इसी जो मैं करा रहा हूँ इसी में 1 नंबर में आपने गौर किया होगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कौन लाया था, तो लॉर्ड मिंटो लाया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमजी रनाडे सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा।
चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजपुर में। प्रश्न नंबर 20, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरक सिंह। प्रश्न नंबर 21, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारबोसा जलडमरू मध्य। प्रश्न नंबर 23, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 24, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक पर्वत। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कण का अनुपात अधिक और मृत्तिका की मात्रा कम हो, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है सुमिलित करने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ पवन दिया गया है और दूसरा तरफ देश दिया गया है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सेंटा एना, यह कैलिफोर्निया में बहती है, और हबूब यह सूडान में बहती है, और यामो यह जापान में बहती है, ठीक है। और मिस्ट्रल यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि यह दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी सुमिलित नहीं है। आइए हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ देश दिया गया है और दूसरा तरफ उसकी करेंसी दी गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बहरीन का करेंसी होता है दिनार, मंगोलिया का तुगरिक एकदम सही है, और मलेशिया का है रिंगिट बिल्कुल सही है, और इजराइल का है आपको शेकेल, ठीक है। इजराइल का है शेकेल ना कि डॉलर, ठीक है। ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी बहरीन दिनार, मंगोलिया तुगरिक और मलेशिया रिंगिट और इजराइल का सिकेल, क्या सिकेल, न्यू सिकेल कहते हैं इसे, न्यू सिकेल, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मुद्रा किसका है? तो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश हिमानीशी, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है सुमिलित करना, ठीक है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो देखिए, एक तरफ खान दिया गया है और दूसरा तरफ उसका जगह दिया गया है, ठीक है। तो खेतरी एक जगह है, ठीक है। खेतरी में क्या पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। नवेली में क्या पाया जाता है? तो लिग्नाइट पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है? तो जादूगोड़ा में पाया जाता है यूरेनियम, ठीक है। और कुंद्रुमुख में क्या पाया जाता है? लोहा। कुंद्रेमुख में क्या पाया जाता है? लोहा। और खेतरी में तांबा, और नवेली में लिग्नाइट, ठीक है। ये सभी को हमने मिला दिया, आप देख लेंगे। खेतरी में क्या पाया जाता है? तांबा। नवेली में पाया जाता है लिग्नाइट। जादूगोड़ा में पाया जाता है यूरेनियम, और कुंद्रेमुख में पाया जाता है लोहा, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम सही सुमिलित नहीं है। तो कौन सही सुमिलित नहीं है निम्नलिखित में से? तो देखिए, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवक समूह के विचार को दिया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मोहम्मद यूनुस क्या कह रहा है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया, तो मोहम्मद यूनुस ने दिया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, तो समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, परिवार नियोजन, यह सुमिलित नहीं है। ठीक है, बाकी पूरक पोषण सम्मिलित है, टीकाकरण सम्मिलित है और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एकदम सम्मिलित है, लेकिन परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। काली क्रांति का संबंध किससे है, तो काली क्रांति का संबंध हो गया आपको कोयला उत्पादन से। ठीक है, और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन, मत्स्य में यानी किसका है, तो यह मछलियों का। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 स्थान है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डू विस्मैन को सम्मानित नहीं किया गया, इसे किसी और क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन लुई ई ब्रूस, मैगी जी ब्रोवेंडी और लेंट्री एल एक्यूमोव, इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है एशियन गेम 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, शतरंज में। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप बताएंगे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, और सांकेलित दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 23 सितंबर को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.7%। आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के द्वारा किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पे कौन है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड प्रथम स्थान पे है। प्रश्न नंबर 43, विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में। प्रश्न नंबर 44, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान को। प्रश्न नंबर 45, किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय के द्वारा। और सारथी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, सारथी पोर्टल, ये सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा और सारथी पोर्टल सेबी के द्वारा। ठीक है, बिहार दरोगा के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए हम प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। वे वॉन थ्योन किस देश के नए राष्ट्रपति बने, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम के। प्रश्न नंबर 47, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अगर यहाँ पे ऑप्शन में मिजोरम होगा तो हम अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के पहले मिजोरम को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक 1% में मिजोरम का स्थान है। ठीक है, किसका स्थान है, तो सर्वाधिक 1% में मिजोरम का स्थान है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में मिजोरम नहीं है, इसलिए हम अरुणाचल को मार सकते हैं।
प्रश्न नंबर 48, केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक। केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2030 तक का। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखेंगे। पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपा पाई। प्रश्न नंबर 51, 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कतर में किया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखेंगे। दोस्तों हम थोड़ा तेज़ी में बोलते हैं, थोड़ा स्पीड में बोलते हैं, क्या करूँ, आदत पड़ गया है, इससे सुधार करूँगा। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और हमें बताएंगे, छोटे बड़े भाई के नाते बताएंगे, एक शिक्षक के नाते बताएंगे, जो भी नाते बताएंगे हमें कि आप क्यों हमसे और कैसा ही चाहिए। ठीक है, हम सुधार करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। ठीक है, बस आप एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हमें क्या सुधार करनी चाहिए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखेंगे। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 52 कह रहा है एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 लिटमस के, हल्दी के, वनीला के, लौंग के, इन सभी के। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक क्लोराइड। सॉरी, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 56 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। ये असत्य सुमिलित है। ठीक है, लेकिन आइए सुमिलित कौन है और यानी सही सुमिलित है? तो त्वचा से सांस लेती है, एकदम सही है। और शीत रक्त प्राणी होती है, बिल्कुल सही है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिथ्रीन। आइए हम प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। प्रश्न नंबर 59, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैग्नीशियम आतिशबाजी में काम आती है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज यह फर्टिलाइज़र में काम आती है, बिल्कुल करेक्ट है। टंगस्टन यह इलेक्ट्रिक बल्ब में काम आती है, बिल्कुल सही है। तांबा गैल्वेनीकरण, ये गलत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 61 को देखेंगे। फास्फोरस का कौन सा अवरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस में। आइए हम प्रश्न नंबर 62 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अम्ल वर्षा में H2SO4 सबसे अत्यधिक होती है। अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का कलर पीला हो रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का रंग पीला
हो रहा है। आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे। सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा प्रभावित नहीं होती है? कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है सांस लेने एवं छोड़ने के दौरान? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 64 को देखेंगे। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज। मानव शरीर के कान में पाई जाती है ये हड्डी स्टेपीज। कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है, 3 हड्डियाँ एक कान में और 3 हड्डियाँ दूसरे कान में। ठीक है, उसमें सबसे छोटी हड्डियाँ होती है, हड्डी जो होती है वो उसे स्टेपीज कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो पैर में होती है, जांग में, फीमर कहते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 65 को देखेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 67 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। यह तना का उदाहरण नहीं है, बाकी आलू, गन्ना, अदरक ये सभी के सभी तना का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन शकरकंद यह नहीं है तना का उदाहरण। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होती है कौन? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलीहा। पलीहा इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रक्त का कब्रिस्तान। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 70 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है? वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु कहलाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिमेंशिया। यह आनुवांशिक रोग नहीं है, डिमेंशिया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखेंगे। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन प्रदान करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 73, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया गैस होती है। और हंसी के लिए जो अगर छोड़ दिया जाए तो मानव काफ़ी हंसने लगते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में भंडारित रहता है। प्रश्न नंबर 75, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ड फ्लू होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जीके जीएस के 75 प्रश्न हमने कंप्लीट किया। इसमें आपको जीके के प्रश्न थे टोटल 50, जीके के प्रश्न थे टोटल 50 और जीएस के प्रश्न थे यानी जनरल साइंस के प्रश्न थे 25। ठीक है, 75 ये हो गए और 50 प्रश्न आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न आपके मैथ्स से पूछे जाएंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको 600 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चंस के आपको 4 अंक दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चंस के आपको 600 अंक दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।